गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टाइटल है एक ऐतिहासिक फैसले से संबंधित है, एक लैंडमार्क जजमेंट है सर। रजिस्टर्ड वसीयत भी हो सकती है रद्द। जी हाँ सर, रजिस्टर्ड वसीयत भी हो सकती है रद्द। धनीराम विरुद्ध शिव सिंह 2023 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये एक लैंडमार्क जजमेंट पारित किया गया है। कानूनी प्रक्रियाओं में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत स्थापित किया गया है सर इसके द्वारा। भविष्य में इस प्रकार के मामले में इस फैसले को एक मिसाल माना जाएगा और वसीयत संबंधी मामलों से पंजीकरण की सीमा और उसकी भूमिका को इसमें स्पष्ट किया गया। इसमें एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 68 को भी बताया गया है। उसको भी एक मुख्य आधार रखा हुआ है इसमें फैसले में, और उसके अलावा भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 63 को भी इसमें बताया गया है। इस फैसले के पैरा क्रमांक 18 और 19 में इन दोनों धाराओं के बारे में डिटेल से चर्चा की गई है, और इस फैसले के पैरा क्रमांक 3, 4, 5 और 2 को हम देखेंगे। इससे हमें पूरा निर्णय समझ में आ जाएगा। और ये एक मिसाल है सर, ये फैसला अपने आप में कि वसीयत से इससे संबंधित मामलों में ये एक मिसाल कायम की गई है फैसले से कि सिर्फ वसीयत रजिस्टर्ड हो जाने से ही वो वैध नहीं हो जाती है। एक आम धारणा यही होती है कि यदि वसीयत को रजिस्टर्ड करवा लिया तो उसे कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये बिल्कुल गलत धारणा इस फैसले के द्वारा साबित की गई है। इस धारणा को रद्द किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि सिर्फ रजिस्टर्ड करवाने से ही वसीयत वैध नहीं हो जाती, उसको गवाहों से साबित करना भी आवश्यक है और कानूनी प्रावधानों के तहत उसको बनाया जाना भी आवश्यक है। यदि इनका अभाव होगा तो वह वसीयत रजिस्टर्ड भी है तो निरस्त कर दी जाएगी, चाहे वसीयत रजिस्टर्ड हो, अनरजिस्टर्ड हो या नोटराइज्ड हो या हस्तलिखित हो, कोई सी भी वसीयत हो, यदि उसमें कानूनी प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है तो उसको निरस्त माना जाएगा। तो ये जजमेंट के बारे में सर, और हमारा जो टाइटल है कि ऐतिहासिक फैसला, रजिस्टर्ड वसीयत भी हो सकती है रद्द, धनीराम बनाम शिव सिंह, ये हमारा सर आज का टाइटल है। तो इसके बारे में भी मैं आपको कुछ संक्षिप्त जानकारी बता देता हूं जो मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पर आप लोगों के लिए अपलोड करके रखी है। तो आइए सर हम कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। आज का सर हमारा जो टाइटल है, ऐतिहासिक फैसला, रजिस्टर्ड वसीयत भी हो सकती है रद्द, धनीराम बनाम शिव सिंह, ये हमारा सर आज का टाइटल है। और इसमें आज हम धारा 68 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, धारा 63 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के बारे में चर्चा करेंगे, और फैसले में भी इन दोनों धाराओं को मुख्य आधार के रूप में बताया गया है। और सुप्रीम कोर्ट के पैरा क्रमांक 18, 19 और पैरा क्रमांक 2, 3, 4, 5 को भी हम देखेंगे, जिससे संपूर्ण फैसला हमारी समझ में आ जाएगा। कानूनी प्रक्रिया की स्थिति के बारे में भी इसमें जो बताया गया है, तो उसको मैं सर संक्षिप्त में जो मैंने लेख आपके लिए तैयार किया उस पर मैं आपका ध्यान। धनीराम बनाम शिव सिंह 2023 का निर्णय जो हमारे आज के सब्जेक्ट और टाइटल से संबंधित है, इसमें इसको एक लैंडमार्क जजमेंट कहा जाएगा सर, क्योंकि लैंडमार्क जजमेंट जो एक मील का पत्थर बन जाते हैं, कुछ जो आने वाले उसी से रिलेटेड जो मुकदमे होते हैं उसमें एक मील का पत्थर, एक मिसाल कायम करते हैं। उसके हवाले दे के जज साहब को बताया जाता है कि सर, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस प्रकार के फैसलों में, इस प्रकार के केसों में ऐसा फैसला दिया गया है और हमारा भी केस इसी से रिलेटेड है, इसलिए हमारे पक्षकार को इसमें इस प्रकार से न्याय दिलाया जाए। तो एक मिसाल कायम कर दी है सर इस जजमेंट ने कि रजिस्टर्ड वसीयत को भी निरस्त किया जा सकता है, और इस फैसले में रजिस्टर्ड वसीयत को रद्द किया गया है। रजिस्टर्ड वसीयत की वैधता पर सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्पष्ट किया है कि केवल वसीयत का रजिस्ट्रेशन उसकी वैधता को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। वसीयत के निष्पादन को साबित करने के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 68 और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 63 के तहत गवाहों का साक्ष्य आवश्यक है। ये इस फैसले में बताया गया धनीराम बनाम शिव सिंह 2023 के। गवाहों की भूमिका के भी बारे में इसमें बताया है। फैसले ने यह सिद्धि किया है कि भले ही वसीयत पंजीकृत हो, लेकिन इसके गवाहों की गवाही और निष्पादन की सही प्रक्रिया का पालन किया जाना अत्यंत आवश्यक है। पंजीकरण मात्र से संदेह समाप्त नहीं माना जाता। यह पंजीकरण करने मात्र से अजय नहीं हो जाती है वो वसीयत, अजय या अमर जिसे हम कहते हैं कि अब इसको तो परास्त ही नहीं किया जा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट ने इस धारणा को खंडित किया, तोड़ दिया इस धारणा को। महत्वपूर्ण मिसाल है इसमें, भविष्य के वसीयत संबंधी मामलों के लिए दिशा निर्देश देता है ये फैसला।
जिसमें यह सुनिश्चित होता है कि वसीयत के निष्पादन और वैधता की पुष्टि के अधीन उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन हो। मतलब उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन करने पर ही ये मेन फोकस इसमें दिया गया है कि सिर्फ वसीयत लिख देने से ही वो वसीयत नहीं हो जाएगी, रजिस्टर कराने से ही आपको उसमें कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना होगा, जो हम आगे फैसले में देखेंगे, जो उसमें बताया गया है। इस प्रकार इसे लैंडमार्क जजमेंट की श्रेणी में रखा जा सकता है। लैंडमार्क जजमेंट सर किसे कहते हैं, उसकी भी मैं आपको शॉर्ट में जानकारी दे देता हूँ। ये कानूनी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण सिद्धांत स्थापित करते हैं, जैसा कि ये जजमेंट भी कर रहा है कि रजिस्टर्ड वसीयत को रद्द करके एक नई मिसाल कायम की है। एक आम धारणा यह होती है कि वसीयत जो है कि रजिस्टर्ड आप करवा लें तो वो पक्की रजिस्ट्री हो गई, रजिस्टर वसीयत हो गई और अब आपकी प्रॉपर्टी को आपसे छीन नहीं सकता। ऐसा बिल्कुल नहीं है सर, क्योंकि ईमानदार लोग भी वसीयत को रजिस्टर्ड करवाते हैं और धोखेबाज लोग भी करवाते हैं चीटिंग से। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यही देखा गया है कि कहीं चीटिंग, धोखाधड़ी या कुछ गलत तो नहीं हुआ है, और उन्होंने पाया तो इसमें एक मिसाल कायम करते हुए फैसला पारित किया है। इसलिए इसे लैंडमार्क जजमेंट भी कहा जाएगा। भविष्य के मामलों में इस प्रकार की परिस्थितियों के लिए मिसाल बनता है। जो लैंडमार्क जजमेंट होते हैं तो इन फ्यूचर उसी से रिलेटेड अगर कोई केस कोर्ट में आते हैं तो ये फैसला उसमें मिसाल कायम करता है। वसीयत संबंधी विवादों में पंजीकरण की सीमा और गवाहों की भूमिका को स्पष्ट करता है। तो ये सब इसमें सर बताया गया है। इस प्रकार धनीराम बनाम शिव सिंह का फैसला केवल पंजीकृत वसीयत की सीमाओं को दर्शाता है, बल्कि वसीयत संबंधी विवादों में एक नई मिसाल भी स्थापित करता है। अब ये इस जजमेंट में क्या बताया गया है, आइए सर हम शॉर्ट में देख लेते हैं। इसमें सर मैं आपको संक्षिप्त में जानकारी दे देता हूँ जजमेंट पे ले जाने से पहले, कि लीला देवी, जिनको लीलावती भी कहा जाता है, 1987 में उनकी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने लीलावती की मृत्यु से पहले इनके पति स्वर्गीय सोहन सिंह की मृत्यु हो चुकी थी। लीला देवी ने उनके भाई के बच्चे के हक में एक रजिस्टर्ड वसीयत लिखी और सोहन सिंह की जो भी संपत्ति थी वो वसीयत के जरिए उसको दे दी। धनीराम ने उसके आधार पर नामांतरण करवा लिया संपूर्ण संपत्ति पर और हक का दावा जता दिया। जबकि सोहन सिंह के सगे भाई के बच्चे शिव सिंह जीवित थे। उन्होंने इस वसीयत को चुनौती दी और ये कहा कि ये उनके चाचा की संपत्ति है और उस पर उनका उत्तराधिकार के नाते अधिकार है और ये वसीयत गलत की गई है। जब धनीराम के द्वारा नामांतरण करवाकर संपत्ति पर हक का दावा किया गया तो इस कार्रवाई के विरुद्ध शिव सिंह के द्वारा हिमाचल प्रदेश की कोर्ट में एक मुकदमा लगाया गया, जिसमें शिव सिंह के हक में फैसला दिया गया। शिव सिंह के हक में फैसला जब दिया गया तो धनीराम इससे आहत और दुखी हुआ। जैसा कि हर व्यक्ति होता है कि अगर उसके खिलाफ फैसला होता है तो आहत और दुखी होता। धनीराम इसके विरुद्ध जो है कि जिला न्यायाधीश कोर्ट में गए। वहां से धनीराम की अपील स्वीकार कर ली गई और वसीयत को सही माना गया। जिला कोर्ट के इस फैसले के विरुद्ध जो शिव सिंह है, सोहन सिंह के भतीजे हैं, वो माननीय उच्च न्यायालय के यहाँ गए हिमाचल प्रदेश में और वहां पे अपील पेश की। वहां से शिव सिंह के हक में फैसला कर दिया गया और वसीयत को गलत मान लिया गया। इसके विरुद्ध धनीराम के द्वारा विशेष अनुमति से अपील करके सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी धनीराम की वसीयत को विधि के तहत निष्पादित नहीं माना और शिव सिंह के हक में फैसला दिया और हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। तो इस प्रकार से सर 4 अदालतों में ये जजमेंट हुआ है, जिसमें फर्स्ट जो कोर्ट थी उसमें शिव सिंह के पक्ष में फैसला दिया गया हिमाचल प्रदेश की। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट थी उसमें धनीराम के पक्ष में फैसला दिया गया। तीसरी जो कोर्ट थी हाई कोर्ट, वहां से शिव सिंह के पक्ष में फैसला दिया गया और सुप्रीम कोर्ट से भी शिव सिंह के पक्ष में फैसला दिया गया। हम इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जो प्राथमिक अदालत थी, जो हिमाचल प्रदेश की जो फर्स्ट कोर्ट थी, वहां से वसीयत को गलत माना गया। जिला न्यायाधीश महोदय ने वसीयत को सही माना, हाई कोर्ट ने वसीयत को गलत माना और सुप्रीम कोर्ट ने वसीयत को गलत माना। हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। तो वो जजमेंट क्या है, उसमें क्या लिखा हुआ है, तो आइए सर हम उसको संक्षिप्त में जान लेते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय धनीराम बनाम शिव सिंह 6 अक्टूबर 2023 और बेंच है संजय कुमार सीटी और रवि कुमार जी जज साहब के द्वारा इसको पारित किया गया है। इसमें लीला देवी, जिन्हें लीलावती के नाम से भी जाना जाता है, की मृत्यु 10/12/1987 को हुई। उनके पति सोहन लाल की मृत्यु उनसे पहले हो चुकी थी। लीला देवी के भाई के बेटे धनीराम ने दावा किया कि लीला देवी ने एक पंजीकृत वसीयत बनाई है
जिसमें स्वर्गीय सोहनलाल द्वारा छोड़ी गई संपत्तियां उनके नाम कर दी गई हैं। सोहनलाल के भाई के बेटे शिव सिंह ने सोलन हिमाचल प्रदेश के विद्वान वरिष्ठ उप न्यायाधीश को फाइल पर सिविल मुकदमा संख्या 200/1/1990 दायर किया, जिसमें लीला देवी द्वारा बनाई गई वसीयत को चुनौती दी गई, जिसके तहत धनीराम ने उन संपत्तियों पर हक जताया जो मूल रूप से सोहनलाल की थी। मतलब लीला देवी ने उनके भाई के बच्चे के हक में वसीयत की, तो लीला देवी के पति के भतीजे ने शिव सिंह ने हिमाचल प्रदेश कोर्ट में उसके खिलाफ चुनौती दी और मुकदमा दायर किया। इसमें पैरा 3 में ये बताया गया है कि दिनांक 30/8/1987 के निर्णय द्वारा ट्रायल कोर्ट ने धनीराम द्वारा प्रस्तुत वसीयत पर अविश्वास करते हुए मुकदमे का फैसला सुनाया। मतलब धनीराम ने जो वसीयत पेश की थी उसको डाउटफुल माना, उसको सही नहीं माना और फैसला सुनाया। क्या फैसला सुनाया? परिणाम स्वरूप उक्त वसीयत के आधार पर अधिकारियों द्वारा किए गए म्यूटेशन को भी रद्द कर दिया, नामांतरण को खत्म कर दिया जो धनीराम का हुआ था। शिव सिंह को कब्जे के आदेश का हकदार माना, मतलब शिव सिंह उस प्रॉपर्टी पर कब्जे का हकदार है ये माना, क्योंकि वह दावा वाली संपत्ति का असली मालिक था और धनीराम को इसमें हस्तक्षेप करने से स्थायी रूप से रोक दिया गया। इससे व्यतीत होकर धनीराम और अन्य प्रतिवादियों ने हिमाचल प्रदेश के सोलन के विद्वान न्यायाधीश के समक्ष सिविल अपील संख्या 63S13/1997 दायर की। 12/5/1998 में 98 में निर्णय द्वारा अपीली न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के निर्णय और आदेश को उलट दिया। इससे माना कि वसीयत साबित हो चुकी है और इसके आसपास कोई संदिग्ध परिस्थितियां नहीं थी। तदनुसार शिव सिंह द्वारा दायर मुकदमे को लागतों के साथ खारिज कर दिया। मतलब निचली कोर्ट ने जो शिव सिंह के हक में फैसला दिया था, जिला कोर्ट ने उसको निरस्त करते हुए धनीराम के हक में फैसला कर दिया और वसीयत को सही माना। अब इसके विरुद्ध शिव सिंह जो सोहनलाल का भतीजा है, हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय में जाता है और वहाँ वो गुहार लगाता है और निवेदन करता है कि ये वसीयत गलत है और कानूनी प्रावधानों के खिलाफ की गई है और सोहनलाल का मैं भतीजा हूँ और इस पर मेरा हक है। इसके बाद शिव सिंह ने हिमाचल प्रदेश, ये पैरा क्रमांक 4 है सर इसका जजमेंट का। पूरा जजमेंट सर अगर मैं पढ़ूंगा तो काफी समय लग जाएगा, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसके जो प्रमुख प्रमुख चरण हैं जैसे 2, 3, 4 वो पढ़ के आपको समझा रहा हूँ और लास्ट में इसका निष्कर्ष समझा दूंगा ताकि आपको पूरा चीज समझ में आ जाएगी कि इसमें क्या बताया गया है। और जैसा कि हमारा आज का टाइटल भी है कि ऐतिहासिक फैसला, रजिस्टर्ड वसीयत भी हो सकती है रद्द, धनीराम बनाम शिव सिंह, वो पूरा हमारा सब्जेक्ट और टाइटल से रिलेटेड है जो मैं आपको बता रहा हूँ। पैरा क्रमांक 4 हम देख लेते हैं। इसके बाद शिव सिंह ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष नियमित द्वितीय अपील संख्या 398/1998 दायर की। उच्च न्यायालय ने दिनांक 18/3/2009 के निर्णय द्वारा द्वितीय अपील को स्वीकार कर लिया तथा ट्रायल कोर्ट के निर्णय और डिक्री को बहाल कर दिया। इस घटनाक्रम से व्यतीत होकर धनीराम ने विशेष अनुमति द्वारा अपील दायर की। मतलब जो हाईकोर्ट उच्च न्यायालय उन्होंने शिव सिंह के अपील को स्वीकार किया और शिव सिंह के पक्ष में फैसला दिया और धनीराम की वसीयत को गलत ठहराया। ट्रायल कोर्ट में शिव सिंह के हक में फैसला हुआ था, धनीराम की वसीयत को अवैध और गलत ठहराया था। जिला न्यायालय ने धनीराम के पक्ष में फैसला दिया था, वसीयत को सही ठहराया था। उच्च न्यायालय ने दोबारा शिव सिंह के हक में फैसला दिया जो कि सोहनलाल का भतीजा है और वसीयत को सही नहीं ठहराया। अब इस हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ धनीराम ने विशेष अनुमति से सुप्रीम कोर्ट में अपील की। दिनांक 30/7/2009 के आदेश के द्वारा इस न्यायालय ने अपील के तहत निर्णय के संचालन और कार्यान्वयन पर रोक लगा दी और उसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई। इसमें हम सर पैरा 17 और 18 पढ़ लेते हैं जो हमारा टाइटल से भी संबंधित है, जो मैंने आपको बताया है कि इसमें जो सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो बताया गया है, इन दो गवाहों के द्वारा दिए गए बयानों को ध्यान से देखने की, पैरा क्रमांक 17 है सर जजमेंट का, देखने पर ही पता चलता है कि एक पृष्ठ पर नहीं है। लोकनाथ अत्री DW2 इसमें सर पैरा 18, ये हाँ ये पैरा 18 है सर। ये इस संबंध में वसीयत को साबित करने के लिए कानून में आवश्यक आवश्यकताओं पर ध्यान देना उचित होगा। साक्ष्य अधिनियम धारा 68, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस लैंडमार्क जजमेंट में बताया गया है। धारा 68 विधि द्वारा सत्यापित किए जाने हेतु अपेक्षित दस्तावेज के निष्पादन का सबूत।
यदि किसी दस्तावेज को विधि द्वारा सत्यापित किए जाने की आवश्यकता है तो उसे साक्ष्य के रूप में तब तक उपयोग नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके निष्पादन को साबित करने के प्रयोजनार्थ कम से कम एक सत्यापनकर्ता साक्षी को नहीं बुलाया गया है। यदि कोई सत्यापनकर्ता साक्षी जीवित हो और न्यायालय की प्रक्रिया के अधीन हो तथा साक्ष्य देने में समर्थ हो। मतलब धारा 68 जो है सर, जो वर्तमान में BSA 2023 हो गई है, उसमें धारा 67 हो गई है, उसमें भी यही बताया गया है कि यदि कोई दस्तावेज गवाहों से सत्यापित करना आवश्यक है तो उसे उन गवाहों से सत्यापित किया जाएगा, वरना वो दस्तावेज साक्ष्य में नहीं पढ़ा जाएगा। और खास तौर से इसी धारा में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में इसी धारा में आगे बताया गया है कि विल को छोड़कर ऐसे दस्तावेज जिनका रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत रजिस्ट्रेशन किया गया है उनको सत्यापित किया जाना आवश्यक नहीं है। यदि निष्पादनकर्ता के द्वारा उस दस्तावेज को डिनाई किया जाता है तब उन्हें गवाहों से सत्यापित किया जाता है, लेकिन विल में उसको सत्यापित किए जाने का प्रावधान आवश्यक है। विल को इससे छूट नहीं दी गई है। धारा 68 का प्रावधान का पालन किया जाना उसमें आवश्यक है। यह माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस लैंडमार्क जजमेंट में बताया गया है, जो धनीराम के द्वारा पूरा नहीं किया गया था। बशर्ते कि किसी दस्तावेज के निष्पादन के सबूत में सत्यापनकर्ता गवाहों को बुलाना आवश्यक नहीं होगा जो वसीयत नहीं है, जिसे भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1908 के अनुसार पंजीकृत किया गया, जब तक कि उस व्यक्ति द्वारा उसके निष्पादन से इनकार नहीं किया गया हो जिसके द्वारा इसे निष्पादित किया जाए। तो ये सर इसमें बताया गया धारा 68 के बारे में। ये धनीराम विरुद्ध शिव सिंह 2023 के फैसले में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया गया है कि धारा 68 एक महत्वपूर्ण धारा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की। उसी प्रकार से भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 63 के बारे में पैरा क्रमांक 19, जजमेंट का पैरा क्रमांक 19 है। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पैरा क्रमांक 19 में बताया है। उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 वसीयत को साबित करने की विधि और तरीका निर्धारित करती है और प्रासंगिक सीमा तक यह निम्नानुसार है। धारा 63, अनाधिकृत वसीयत का निष्पादन प्रत्येक वसीयतकर्ता जो किसी अभियान में नियोजित सैनिक या वास्तविक युद्ध में शामिल ना हो, ऐसा नियोजित या शामिल वायु सैनिक या समुद्र में नाविक ना हो, अपनी वसीयत निम्नलिखित नियमों के अनुसार निष्पादित करेगा। इसमें 2A और B डेश है और ग में बताया है वसीयत को 2 या अधिक गवाहों द्वारा सत्यापित किया जाएगा, जिनमें से प्रत्येक ने वसीयतकर्ता को वसीयत पर हस्ताक्षर करते या अपना चिन्ह लगाते देखा है या किसी अन्य व्यक्ति को वसीयतकर्ता की उपस्थिति में उसके निर्देश पर वसीयत पर हस्ताक्षर करते हुए देखा। इसमें यह भी बताया गया या वसीयतकर्ता से उसके हस्ताक्षर या चिन्ह या ऐसे अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर की व्यक्तिगत पावती प्राप्ति की है और प्रत्येक गवाह वसीयतकर्ता की उपस्थिति में वसीयत पर हस्ताक्षर करेगा। प्रत्येक गवाह वसीयतकर्ता की उपस्थिति में वसीयत पर हस्ताक्षर करेगा, लेकिन यह आवश्यक नहीं होगा कि एक से अधिक गवाह एक ही समय में उपस्थित रहें और सत्यापन का कोई विशेष रूप आवश्यक ना हो। और साक्ष्य अधिनियम की धारा 71 पर भी ध्यान देना आवश्यक होगा। इसमें जो प्रावधान बताए गए हैं कि जब सत्यापनकर्ता निष्पादन से इनकार करता है तो सबूत यदि सत्यापनकर्ता साक्षी दस्तावेज के निष्पादन से इनकार अगर कर देता है तो या उसे याद नहीं है तो इसका निष्पादन अन्य साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से सर धारा 68, धारा 63 और धारा 71 इसमें बताया गया है। अब मैं सर इसका लास्ट में जो निष्कर्ष है वो भी सर मैं आपको बता देता हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसमें जो निष्कर्ष दिया गया है कि उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 और धारा 71 तथा उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 के अनुसार आवश्यक कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन पूर्व DW2A वसीयत के निष्पादन को साबित करने के लिए स्थापित नहीं किया गया था। मतलब 68, 71 और 63 वसीयत जो उसको DW2A एग्जिबिट किया गया था कोर्ट में, उसमें इन तीनों प्रावधानों के द्वारा उसको स्थापित नहीं किया गया था। क्योंकि धनीराम अनिवार्य कानूनी आवश्यकताओं के अनुसार वसीयत के निष्पादन को साबित करने में विफल रहे। माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह ऐतिहासिक फैसला दिया है कि धनीराम उनकी वसीयत के निष्पादन को साबित करने में विफल रहे हैं। इसलिए शिव सिंह 1956 के अधिनियम की धारा 15 के तहत बिना वसीयत के उत्तराधिकारी के माध्यम से संपत्तियों के उत्तराधिकारी होने के हकदार होंगे, जैसा कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने सही माना है। मतलब धनीराम के द्वारा उसकी वसीयत को विधि अनुसार स्थापित नहीं किया गया और उन्होंने ये माना कि जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 है
उसी के तहत सोहनलाल को संपत्ति प्राप्त होगी, जैसा कि हाईकोर्ट के द्वारा फैसला दिया गया था। तो ये सर जो आज का जो जिस ऐतिहासिक फैसले के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, हमारा जो टाइटल है एक बार फिर सर मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। ऐतिहासिक फैसला, रजिस्टर्ड वसीयत भी हो सकती है रद्द, धनीराम बनाम शिव सिंह। ये सर हमारा आज का टाइटल है, ये हमारा आज का सब्जेक्ट भी है। और जैसा कि इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय, जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बताया गया है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 68, धारा 71 और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की 1925 की धारा 63, इनके द्वारा धनीराम के द्वारा वसीयत को स्थापित और साबित नहीं किया गया था। इस वजह से उसकी वसीयत को अमान्य घोषित कर दिया गया और जो सोहनलाल जी के भतीजे शिव सिंह थे उन्हें उत्तराधिकारी माना और उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत संपत्ति उनको प्राप्त होगी, ऐसा आदेश दिया और हाई कोर्ट के आदेश की पुष्टि की। तो इस प्रकार से सर ये हमारे सामने बिल्कुल स्पष्ट है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस फैसले में जो मिसाल कायम की गई है, जो दिशा निर्देश दिए गए हैं कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 63, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 68, 71, इनका प्रावधान हर वसीयत में किया जाना सर आवश्यक है। ये सिर्फ रजिस्टर्ड वसीयत के लिए ही लागू नहीं है। अगर आपने नोटराइज वसीयत की तो उसमें भी ये नियमों का पालन करना होगा। यदि आपने होलोग्राफिक वसीयत, जिसे हस्तलिखित वसीयत भी कहते हैं, वो वसीयत की, उसमें भी नियमों का पालन करना होगा। यदि आपकी वसीयत अनरजिस्टर्ड है उसमें भी नियमों का पालन करना होगा और वसीयत आपने अगर रजिस्टर्ड करवाई है उसमें भी नियमों का पालन करना होगा। मतलब वसीयत चाहे रजिस्टर्ड हो, अनरजिस्टर्ड हो, नोटराइज्ड हो या पंजीकृत हो, सभी में नियमों का पालन किया जाना आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये स्पष्ट कर दिया गया है कि महज पंजीकृत कराने से ही वसीयत, रजिस्टर्ड करवाने से ही वसीयत वैध नहीं हो जाती है। वसीयत को वैध होने के लिए इन सभी कानूनी प्रावधानों का पालन किया जाना आवश्यक है, जो मैंने आपको इस फैसले में बताया है। तो इस प्रकार से सर हमारे तमाम अधिवक्ता साथियों के लिए भी और एक आम व्यक्ति के लिए भी ये सुप्रीम कोर्ट का एक जबरदस्त फैसला है, एक जबरदस्त दिशा निर्देश है, एक जबरदस्त इसमें गाइडलाइन दी गई है, एक मिसाल कायम की गई है कि इस प्रकार के मुकदमों में आने वाले समय में किस प्रकार से कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार के जजमेंटों की हमें अक्सर आवश्यकता कोर्ट में भी पड़ती है। जब हमारे पास कोई पक्षकार आता है, हम जज साहब के सामने उसके मुकदमे की पैरवी करते हैं, तो इन प्रकार के जजमेंटों का हवाला हमें जज साहब को देना पड़ता है, क्योंकि जिन जिन जजमेंटों में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कुछ मिसाल कायम कर दी गई हैं और कुछ ऐसे दिशा निर्देश दे दिए गए हैं, तो उससे अधीनस्थ न्यायालय के जज साहबों को भी वो अगर आपके केस से रिलेटेड है तो उसमें राय कायम करने में और फैसला देने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और एक पीड़ित पक्ष को न्याय प्राप्त होता है। कानून का उद्देश्य भी यही है कि पीड़ित को न्याय मिले, किसी के साथ अन्याय ना हो और इंसाफ हो, और जिस भी व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी हुई है तो उसको धोखाधड़ी से बचाया जा सके। क्योंकि वसीयत का मामला है, किसी प्रकार का मामला है, वसीयत में अक्सर धोखाधड़ी से लोग फर्जी वसीयत को बना लेते हैं, जो कि उनके उत्तराधिकारी भी नहीं होते हैं वसीयतकर्ता के। जैसे वसीयतकर्ता के जो उत्तराधिकारी होते हैं, बेटे बेटियां, तो वो बेटे और बेटियां ना होते हुए कोई थर्ड पार्टी होते हैं और वसीयत अपने नाम से करवा लेते हैं। अब हालांकि जो धनीराम वाला जो मामला है बनाम शिव सिंह 2023 का, इसमें सोहनलाल जी के जो सगे भतीजे शिव सिंह थे वो जीवित थे और स्वस्थ भी थे और वो उसके उत्तराधिकारी भी थे। इसी प्रकार से लीला देवी के जो भाई के बच्चे थे धनीराम, वो उन्होंने रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर दावा कर दिया था। तो लेकिन लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बताते हुए कि धारा 68, धारा 71 एविडेंस एक्ट और धारा 63 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, इनके तहत उसको साबित नहीं किया गया है धनीराम के द्वारा। तो अब आप सर समझ लें कि अगर आपको भी कोई वसीयत बनाना है तो उसमें ये कमियां आपको नहीं रखना है जो माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा बताई गई, क्योंकि यदि आपने उसमें ये कमियां रखी तो आपकी वसीयत भी कोर्ट के द्वारा निरस्त कर दी जाएगी, चाहे आपकी वसीयत रजिस्टर्ड हो, अनरजिस्टर्ड हो, नोटराइज्ड हो या हाथ से लिखी हुई हो। यह सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट इस फैसले के द्वारा बता दिया गया है। तो एक आम व्यक्ति के लिए भी जो मेरा वीडियो सुन रहा है उसके लिए भी आवश्यक है कि यदि वो वसीयत बनाता है तो उसमें इन कमियों को ना रखे, और यदि वो रजिस्टर्ड भी करवाता है या किसी भी प्रकार से वसीयत चारों प्रकारों में से करता है तो उसमें ये कमियों को ना रखें। और आपको एक चीज और मैं बता देता हूं सर कि रजिस्टर्ड वसीयत में आपत्ति के कुल 50 तरीके हैं सर, एक तरीका नहीं, कुल 50 तरीके मैंने आप लोगों के लिए ढूंढ के और तैयार किए हैं और इस पे एक स्पेशल वीडियो मैंने मेरे चैनल पर अपलोड किया है।
जो मेरे चैनल पर अपलोडेड है। तो इस वीडियो में सर मैंने जो बताया है कि वसीयत पर आपत्ति 50 तरीकों से की जा सकती है। ये वीडियो भी सर 2 तरीके से लाभकारी है। एक उस व्यक्ति के लिए जो वसीयत बनाना चाहता है, वो इस वीडियो को देखे और समझे, और ये उस वीडियो को देखे और समझे कि इसमें ये जो 50 तरीके बताए गए हैं जिन पर आपत्ति ली जा सकती है, उन कमियों को वो उसकी वसीयत में ना रखे, ताकि बनाने के बाद उस पर आपत्ति आएगी ही नहीं। और इसी प्रकार से यदि कमी रख ली गई है या कोई फर्जी तरीके से वसीयत बना ली गई है, फर्जी वसीयत बना के उसमें कमी रख ली गई है, और पीड़ित पक्ष कोर्ट में जाता है, जज साहब के सामने वकील साहब के पास में जाता है, तो वकील साहब इन 50 आधारों में से जो भी आधार उनके पक्ष में हो उसको निकाल कर वसीयत को चुनौती दे सकते हैं और जज साहब को बता सकते हैं कि वसीयत गलत और फर्जी है। तो ये सर दोनों प्रकार से लागू है। यदि पीड़ित व्यक्ति इसको पहले ही समझ के वसीयत बनाएगा तो वो पीड़ित ही ना होगा, और यदि वो पीड़ित हो चुका है उसके बाद इन 50 तरीकों को देख के अदालत में अपना डिफेंस अगर रखता है तो उसका उसका जो पीड़ित होने का जो मुख्य आधार है वो भी दूर हो जाएगा और उसको न्यायालय से लाभ मिलेगा। फैसला जज साहब के हाथ में होगा। सर मेरा कार्य सिर्फ आपको कानून बताना है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है। आपके केस में ये कानून किस प्रकार से लागू होगा, किस कंडीशन में लागू होगा, ये आप ही को देखना है। और बाकी स्थितियां आप खुद एडवोकेट्स भी हैं और हर आम व्यक्ति भी इन बातों को जानता और समझता है। अब चूंकि सर वसीयत की चर्चा हो रही है तो हम वसीयत के बारे में भी थोड़ी बातचीत कर लेते हैं कि वसीयत को भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 2H में बताया गया है। ये एक अंतिम इच्छा पत्र होता है। इसके द्वारा एक व्यक्ति उसकी स्वस्थ और बालिग अवस्था में उसके मरने के बाद उसकी संपत्ति किस प्रकार से किन लोगों को दी जाएगी इसके बारे में घोषणा करता है, एक लेख लिखता है। इसको वसीयत कहते हैं। वसीयत का प्रभाव वसीयत लिखने वाले की मृत्यु के पश्चात होता है। जैसे ही वसीयतकर्ता की मृत्यु होती है तो उसने वसीयत जो की है उसके अनुसार संपत्ति उन लोगों को दी जाती है। वसीयत करने में धारा 59 और धारा 63 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम का भी प्रावधान आवश्यक है। धारा 59 में बताया गया है कि वसीयतकर्ता को स्वस्थ और बालिग होना चाहिए और 18 साल की उम्र उसकी होना चाहिए या 18 साल से अधिक होना चाहिए। स्वस्थ और बालिग होने से मतलब ये बताया गया है कि वसीयत में जो लिखा गया है उसका परिणाम को भली भांति समझता हो और उसके मरने के बाद ये वसीयत किस प्रकार से लागू की जाएगी ये उसका परिणाम पूरा उसको समझ में आता हो। वो पागल ना हो, गंभीर रूप से बीमार ना हो, मानसिक रूप से, और जो है कि मरणासन अवस्था में ना हो। ऐसे बहुत से रीजन है, और उसकी उम्र 18 साल या 18 साल से ऊपर हो। इसका भी सर नेसेसरी आवश्यक है, क्योंकि अगर इनका पालन नहीं किया गया तो वसीयत वैध नहीं मानी जाएगी। और धारा 63 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 वो मैंने आपको बता दिया है, जो कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उनके जजमेंट में भी उसमें बताया गया है। तो इस प्रकार से सर ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर इंसान की जिंदगी में कभी कभी ऐसे मौके आते हैं कि वो वसीयत लिखता है, और हर इंसान की जिंदगी में ऐसे मौके अक्सर भी आते हैं, और इस प्रकार से लिखी गई वसीयत में विवाद भी पैदा होते हैं, अदालत में चुनौतियां भी दी जाती हैं। तो ये जो लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें एक मिसाल कायम की गई है कि रजिस्टर्ड वसीयत को भी चुनौती दी जा सकती है, ये उन पीड़ित लोगों के लिए काफी लाभदायक है जिनके साथ चीटिंग हुई है, जिनके साथ धोखाधड़ी हुई है, और वो वसीयतकर्ता के असल बेटे और बेटियां हैं, लेकिन उनको वंचित करके कोई थर्ड पार्टी उसमें इन्वॉल्व हो गया और वसीयत के द्वारा संपत्ति लेना चाहता है उन लोगों के, और उसने रजिस्टर्ड भी वसीयत को करवा लिया है। तो उन लोगों के लिए एक मिसाल है, एक फायदेमंद फैसला है। और ये उन लोगों के लिए भी फायदेमंद फैसला है जो वसीयत बनाने की सोच रहे हैं। वो इनमें इन कमियों को ना रखें तो उनकी वसीयत भी विधि अनुसार बनेगी। और इसके अलावा भी सर मैंने मेरे चैनल पर वसीयत से रिलेटेड और काफ़ी वीडियो अपलोड किए हैं, और उन्हें आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। नोटिस से भी रिलेटेड लगभग 40 वीडियो मैंने मेरे चैनल पर अपलोड किए हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो उम्मीद है सर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।